माध्यम से सीख सकते हैं कि यार एग्जैक्टली कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, पीईवी होता क्या है, इसमें करियर बनाने के बेनिफिट क्या है, डिटेल में आप पीईवी के बारे में समझेंगे। एक नया आपको क्या बोलते हैं जॉब क्राइटेरिया पता चलेगा कि यार ये भी है, अभी नहीं तो फ्यूचर में मैं पीईवी को भी सोच सकता हूँ, पीईवी में भी अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पीवी के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, और जितना हो सके, क्योंकि कैसे होता है कि इसकी हर एक इंडस्ट्री मार्केट में आप सबको पता है कि ऑफिशियल जॉब की 3 ही 4 इंडस्ट्री है जो बढ़िया ऑफिशियल जॉब देनी, जिसमें से एक तो बीआईएम है, नो डाउट सबसे बेस्ट इसमें ऑफिशियल जॉब दे रहा है। ठीक है, एक है आपका स्ट्रक्चर्स जो कि दूसरा है जो कि बेस्ट ऑफिशियल वाइट कॉलर जॉब दे रहा है। तीसरा है पीईवी, पीईवी बहुत ही अच्छा आपको ऑफिशियल जॉब दे देता है, तो ये भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। चौथा जो इंडस्ट्री है गाइस वो इन सब के अलावा जैसे कि प्री कास्ट इंजीनियरिंग है, थोड़ा सा भी मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, छोटे शहरों में कम है, तो प्री कास्ट का भी काफ़ी स्कोप है, बट अभी नहीं, फ्यूचर में हो सकता है ज़्यादा हो। तो आज हम लोग पीईवी के बारे में देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, फोकस करके सुनिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत कुछ आपको नया मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि पेशेंस के साथ पूरा सीखिएगा, लास्ट में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, तो ये मैंने अपने तरफ से आप लोगों के लिए सेशन रखा हुआ है, पढ़ाने को पीईवी मैं भी पढ़ाता हूँ, बट क्या बोलते हैं इनका डेली का काम है पीईवी का डिज़ाइन करना, तो मुझे लगा इनके माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ही इज़ कमिंग, बिकॉज ऑफिस आने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है। राज आ गए हैं एंड भट्टाचार्य भी आ गए, मोइज भी आ गए। ओके, तो और गाइस जो भी आपका वीकेंड है, वीकेंड पर आप कोशिश करिएगा कि पोर्टफोलियो पे जितना वर्क हो सके खाली समय पर वो वर्क सारा का सारा कर लीजिए, क्योंकि वीकेंड का मतलब ही है पोर्टफोलियो पर वर्क। और उसके बाद मंडे से जितना अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करिए फटाफट। ठीक है, तो आपको पूरा एक्चुअली में आइडिया मिलेगा। अभी आपके अहमदुल्ला सर आ गए हैं एंड ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन। पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अब्दुल्ला अपने बारे में बताएंगे तो आपके लिए मतलब सबके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं ये अपने स्क्रीन के माध्यम से जहाँ तक है आपको एक डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप पे से ही ये कहें अब्दुल्ला, लेकिन अभी इंडस्ट्री में काम करते करते इनके पास प्रैक्टिकल अनुभव आ गया है अच्छा खासा, तो इनसे आप उस प्रैक्टिकल अनुभव के बारे में समझने का प्रयास करें। अब्दुल्ला आवाज़ आ रही है अच्छे से? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस सर, यस सर, आ रही हाँ, है। थोड़ा सा मैं कैसे चाहूँगा, हैं सर आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं ना ये हमारे रेगुलर अपने ओल्ड स्टूडेंट हैं, मतलब हमारे बैच के ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा इनको पीईबी के बारे में भी पता चले। ठीक है, ये लोग बीआईएम से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इनको पीईबी का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो इनके साथ। ठीक है, तो इनको ओके, इनको ओके। थोड़ा सा पीईबी के बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में, जिससे कि अब आप कंपनी का नाम मत लीजिएगा क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड होता है तो मैं नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो पी कंपनी का नाम ना लेके बस आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं पीवी से रिलेटेड। एंड सेकंड थिंग, आप पीवी होता क्या है, इसमें क्या बोलते क्या क्या चीज़ें होती जो भी आपने खुद प्लान किया होगा अच्छे से, तो वो सारा चीज़ आप अपने एंड पे एंड करिए। मतलब सेशन इज़ अप टू यू, क्योंकि मैं दूसरे एक सेशन में ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने एंड पे जैसे भी आपको अच्छा लगे, ये समझिए कि आपके साथ वाले सब आपके भाई और बहन जैसे लोग हैं, तो यही लोग को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक ओके है, सर, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटीज। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? यस, ये लोग चैट बॉक्स यहाँ पर है, तो आप चैट बॉक्स देखते रहोगे तो चैट बॉक्स में ये लोग रिस्पॉन्स करेंगे और ये थम करते रहेंगे ये लोग बीच बीच में। ठीक है, चैट बॉक्स आप फॉलो अप लेते रख सकते हो, और ये लोग हैंड रेज करते हैं, तो हैंड रेज से इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम तो आप हेल्प ले सकते हो इनका। ठीक है, ओके, इनका माइक्रोफोन ऑफ है। हाँ माइक्रोफोन ऑफ रहेगा, जब आप बोलोगे तो ये ऑन कर लेंगे, जिससे भी पूछना रहे, ये हैंड रेज करते हैं। ठीक है, बिकॉज गाइस अभी अहमदुल्ला सर आपके पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो शायद इनको अभी इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा रहेगा, बट आप लोग अगर रिस्पॉन्स साथ करेंगे तो ये डिटेल में आपको पीईबी एक्सप्लेन कर देंगे।
चलिए, नाउ अप टू यू, यू कैन कंटिन्यू. Okay. So, hello everybody. My name is Ahmadullah, and I am BTech in Civil Engineering and MTech in Structural Engineering. Okay. So, I will represent my presentation to you. So, can I share my screen? Yes, you can just click on share screen and then entire screen. Yes. Right. So, screen दिख Hello. Yes, perfect. Now you can be continue. Proper screen दिख रही है. So, pre-engineered building. Okay. So we have our contents here. So first of all, we have introduction of PEB. In that, we have concepts, history, and applications and advantages of PEB. And second one is the scope of PEB. So what is the market of PEB in India, the need of study, and the job opportunities of PEB. Okay. And we have components of PEB. So in that we have basic terms, abbreviation. We will discuss, okay. So now, and we have a structural system of PEB. In that you will learn the standard structural system, the other structural system, and the secondary, or you can say cold form sections. And we have mezzanine floor system. Okay. After that, we have the complete design procedure. So how we can design the PEB? Okay. So in that, first of all, we have the reading of architectural drawing. Okay. Okay. So I will continue in Hindi, no problem. Just I am explaining my contents. हिंदी में कंफर्टेबल रहता है ना सबको. यस, थोड़ा सा इजी रखेंगे हम, मतलब मैं चाहता हूँ एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज रहे, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए तो टफ, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, बट ये कैसे ये हमारे स्टूडेंट्स हैं तो इनको स्टूडेंट वाली लैंग्वेज में रहता है, तो अच्छा लगता है कि इनको क्लियर हो, सब कुछ समझ में आए. पूरा पूरा हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा, प्रॉब्लम हाँ, नहीं है. इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, पूरा. मतलब इनको इंग्लिश भी आ रही है, हाँ. बट इजी लैंग्वेज रहेगा तो इनके लिए अच्छा रहेगा, बस इसके लिए. ओके ओके ठीक. तो ये लोग माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना हो, यस यस यस. क्योंकि मेरा क्या आदत में थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा बोल के ऐसा. ये तो कोई बात नहीं, ये ऑन कर लेंगे. ओके. सो इन दैट डिजाइन प्रोसीजर मेरे पास, हम लोग के पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल ड्राइंग को रीडिंग करना है. ठीक है, अच्छे से रीड करते हैं, उसमें जो भी आपको क्वेरीज रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेरीज है उसको एक जो है कि फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में क्वेरीज को आपको लिखना है. ठीक है, पूरा प्रिपरेशन करके क्वेरीज को हम भेजते हैं पीएमडी को, प्रोजेक्ट मैनेजर डिपार्टमेंट्स रहते हैं हमारे कंपनी में. उसको हम जो है कि अपना जो है कि जो भी क्वेरीज है उसको सेंड करेंगे. वो लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी क्वेरीज है उसको फिर क्लाइंट को भेजते हैं वो लोग कि हमारा डिज़ाइन इंजीनियर का ये क्वेरीज है आपके आर्किटेक्चरल ड्राइंग में, तो आप जो है कि इसको शॉर्ट आउट करेंगे. उसके बाद फिर हम लोग डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं. विदाउट क्लैरिफाइंग ऑफ द क्वेरीज वी कैन नॉट गो अहेड. सो क्योंकि हमारा रीवर्क होगा, फिर बाद में कुछ चेंजेस हुआ तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में फिर प्रॉब्लम होता है. ठीक है ना. उसके बाद फिर क्या है, पीईबी में डिज़ाइन कोड्स क्या है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. कोड्स कौन कौन सा ये कोड्स यूज़ करते हैं, कैसा यूज़ करते हैं, कौन सा रेफरेंस लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, वो पूरा जो है कि एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पूरा डिज़ाइन जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग कोल्ड फॉर्म डिज़ाइन करते हैं. कोल्ड फॉर्म का मतलब है सेकेंडरीज लाइक पर्लिन गट्स. ठीक है ना. ये डिज़ाइन करने के बाद ही हम लोग फिर फ्रेम एनालिसिस करते हैं. ठीक है ना. उसके बाद फिर क्या, फ्रेम एनालिसिस होने के बाद में फ्रेम डिज़ाइन करेंगे, उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद में उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे. ठीक है. कनेक्शन डिज़ाइन करने के बाद डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं.
डिटेल रिपोर्ट बनाने के बाद में फिर जो है कि वो हम लोग रिलीज करते हैं प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद फिर उस नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, वो इरेक्शन का प्रोसीजर है। ठीक है ना, वो टिकला में जो है कि टिकला वाले जाते हैं, हमारा अप्रूवल ड्राइंग बन जाता है। उसके बाद फिर टिकला में जाते हैं, वो सॉरी अप्रूवल बनने के बाद में हम लोग क्लाइंट को भेज देते हैं। क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट जो है कि अप्रूवल ड्राइंग को अप्रूव करते हैं। वो एक बार चेक करेंगे अपने आर्किटेक्चरल ड्राइंग से हमारा जो है कि डिज़ाइन भेजा हुआ वो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो लोग पूरा एक एक चीज चेक करेंगे, और जो भी अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो लोग क्या है फिर चेंज ऑर्डर भेजते हैं कि ये चीज़ जो है कि मैच नहीं हो रहा, हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप जो है कि ये चेंज करिए। तो चेंज ऑर्डर आती है हमारे पास। तो चेंज ऑर्डर आने के बाद से क्या करेंगे हम लोग, चेंज उसको चेंजेस करके जो भी फिर से भेजेंगे। फिर जो है कि वो क्लाइंट देख के फिर लास्ट में अगर अप्रूव हो गया तो फिर वो अप्रूवल ड्राइंग जो है कि टिकला वाले के पास जाती है, BIM। तो BIM क्या करते हैं उसमें जो है कि वो लोग आपका इरेक्शन ड्राइंग पहले जो है कि डिटेलिंग और फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाते हो। फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाने के बाद वो फैक्ट्रीज को जाती है। फैक्ट्रीज में जाने के बाद फैब्रिकेशन होते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर टिकला वाले इरेक्शन ड्राइंग बनाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैब्रिकेशन ड्राइंग एंड इरेक्शन ड्राइंग? मीन्स फैब्रिकेशन ड्राइंग में पूरे डिटेल्स रहते हैं, एक एक mm का डिटेल्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, फैब्रिकेटर्स जो रहते हैं फैक्ट्रीज में, वेल्डर है, फिटर है, पेंटर है, मेनली फैब्रिकेटर क्या करते हैं, वो ड्राइंग पढ़ के रीड करके उसको फैब्रिकेशन करते हैं। फैब्रिकेशन होने के बाद में उसमें इरेक्शन ड्राइंग मतलब उसमें पार्ट मार्क्स देते हैं। पार्ट मार्क्स मतलब ये है कि नंबरिंग सिस्टम रहता है। जैसे राफ्टर हो गया तो उसको नंबर 1 दे दिए, कॉलम हो गया नंबर 2। तो क्या है साइट में इरेक्शन ड्राइंग जाते हैं, उसमें वो लोग पार्ट मार्क्स देख के, जैसे हम लोग पजल खेले होंगे तो कैसा रहता है उसमें एक एक पार्ट्स को जोड़ना रहता है, नंबर 1 नंबर 2 कोई भी ये रहता है आपका। तो उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं साइट में एक नंबरिंग के हिसाब से उसको इरेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है। So I will introduce from very basic. So introduction to PEB. First we have concepts. So what is PEB? PEB is pre-engineered building, are the buildings which are engineered at office and factory and assembled at site. Simple है, पूरा डिजाइन हम लोग करेंगे ऑफिस में, एवरीथिंग डिजाइन करने के बाद में फैक्ट्रीज में जाएंगे, फैक्ट्री में फैब्रिकेशन ड्राइंग के हिसाब से पूरा फैब्रिकेशन हो जाएगा। होने के बाद में वो लोग जो है कि फिर साइट पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो साइट पे कोई भी वर्क नहीं रहता है, मतलब वहाँ पे जाके ना आपको वेल्डिंग करना है ना कटिंग करना है, कुछ भी नहीं करना, वहाँ पे जस्ट जाके इरेक्ट कर देना उसको बस। सो दैट इज कॉल्ड एज अ PEB. Usually PEBs are steel structures, some built up section are designed at the office and fabricated at the factory to exact size, पूरा exact size के हिसाब से वहाँ पे कट करके fabricate and transported to the site and assembled at the site with bolted connections. We have only bolted connection in PEB at the site. So कोई भी members है उसको जो है कि हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, बोल्ट के जरिए ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, हम लोग साइट पे कभी भी वेल्डिंग यूज नहीं करते। वेरी रेयर केस में कभी कभी कुछ अल्टर होने हुआ तो हम लोग फिर वहां पे वेल्ड कर सकते हैं। ओके, तो assemble at site with bolt connection. This type of structural concept is generally used to build industrial buildings, metro station, warehouses, and so many. Nowadays we are using for residential purposes, for commercial purposes. In the metro, Hyderabad metro is fully, pre-engineered building. Okay. Now second point, pre-engineered building are a concept for buildings that have superior conventional fabrication, high structural strength, and economical design. So we have high strength of steel, that is 345 building strength, and we have economical design. Why? Because we design as per the very design method based on the bending moment diagram. Okay,
later on I will explain how we can design, how we optimize the building, okay, based on the bending moment diagram. So it lower the strain on the foundation. फाउंडेशन बहुत इसका हल्का होता है, क्यों बोले तो पिंड कनेक्शन रहता है। हमारा जो भी फाउंडेशन रहता है बेस प्लेट में वो पिंड कनेक्शंस के जरिए रहता है, तो उसमें मोमेंट्स नहीं रहते। मोमेंट्स नहीं है तो क्या है, फाउंडेशन बहुत लाइटर हो जाता है। ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन, which also lower the prices of the civil construction। कंक्रीट का जो है कि कॉस्ट भी लोअर। प्री इंजीनियर बिल्डिंग कैन बी up to 15 to 20% lighter than conventional steel structures. Okay, conventional steel structure means hot roll sections रहते हैं, इसमें ऑप्टिमाइजेशन का चांसेस बहुत कम रहता है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, प्री इंजीनियर बिल्डिंग में हमारे पास वर्जिन प्लेट्स रहते हैं स्टील के, उसको हम जो भी शेप में कट करना चाहेंगे वो कट करके जो है कि हम डिजाइन करते हैं। तो ये दिस इज 15 to 20% लाइटर। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 15-20% अगर हम सेव करते हैं तो हम क्लाइंट का जो है कि पैसे सेव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। ओके, व्हाट इज द हिस्ट्री behind the pre-engineered building? So the history is the steel was very expensive item in the USA. In the USA, it is the first originated. So on that time, and now also it is very expensive steel. So the concept जो है कि originated from here, कि हमारा स्टील इतना कॉस्टली है और हम जो है कि उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो वो लोग क्या करें, फिर जो है कि एक आइडिया डेवलप करें प्री इंजीनियर बिल्डिंग। तो उसमें क्या है, एज पर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इफ यू सी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, so as you can see here, this is the simple rigid frame. So this is our bending moment diagram. So basically our support is pin support here, so we don't have the moment here। ठीक है ना, आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मालूम है, इसमें पिन सपोर्ट में कोई भी मोमेंट नहीं रहता। ठीक है, so here we have rigid connection, we have fixed moment connection, so we have negative moment here, so then we have moment, positive moment। so at this point, as you can see here, at this point we don't have moment। okay, so we can reduce the steel here, like we are giving some steel, some depth here because of the shear। so इसके बाद हम इसको टैपर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टील मोमेंट कम है तो यहाँ पर मोमेंट के हिसाब से हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ डेप्थ ज़्यादा दे दी। फिर यहाँ पे मोमेंट कम है, फिर यहाँ से रिड्यूस करते हैं हम इधर आए। फिर यहाँ से ग्रेजुअली जो है कि हमारा मोमेंट बढ़ रहा, तो हम यहाँ पे सेक्शन दे। तो आप देख सकते हैं शेडेड पोर्शन जो है हमारा, शेडेड पोर्शन वो हम जो है कि हम इसको जो है कि यहाँ पे कट कर सकते, तो इतना स्टील हमारा सेव हो जाता। कन्वेंशनल स्टील में क्या रहता, पूरा एक ही सेक्शन साइजेस रहते। ठीक है ना, हॉट रोल सेक्शन में हम जो है कि उसको कट नहीं कर सकते, एक ही साइज रहता। तो उसके मुकाबले में हमारा प्री इंजीनियर बिल्डिंग में हम इतना सेव कर सकते। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द प्री इंजीनियर बिल्डिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ द प्री इंजीनियर बिल्डिंग। व्हाट इज द एप्लीकेशन वेयर वी कैन यूज द प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर? So we have if you go in the industrial buildings, so we have factories, we have workshops, warehouses, cold storage, car parking shed, bulk produce storage। so in that we can use the pre-engineered building। okay, आगे मैं आपको पिक्स भी बताऊंगा कहाँ पे यूज करें, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यहाँ पे हम लोग देखे। ठीक है ना, उसके बाद फिर कमर्शियल में आ जाओ। शोरूम्स है, अभी जितने भी शोरूम्स बन रहे हैं, आपका कोई भी कंपनी का शोरूम है, डी मार्ट हो गया या कोई भी है, आप देखेंगे कि प्री इंजीनियर बिल्डिंग का है, वो स्टील स्ट्रक्चर का है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, सुपरमार्केट्स है, ओके, ऑफिसेस है। तो ये हमारा प्री। इंस्टीट्यूशनल में हमारा क्या है, स्कूल्स, एग्जीबिशन हॉल्स हम देखेंगे, हॉस्पिटल्स देखेंगे, थिएटर है, ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट्स हॉल है। So all are pre-engineered. We can use the pre-engineered thing. Okay. So recreational.
सो जिम्नाजियम है। सो हमारा जितना भी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम्स रहते हैं वो प्री इंजीनियर बिल्डिंग के बन रहे हैं मोस्टली अभी, ठीक है ना। स्विमिंग पूल्स इनक्लोजर्स है, इंडोर टेनिस कोर्ट है। सो if you see it is, we can use the pre-engineer building to design that. Okay, so aviation and military है, aircraft hangars है, clear span कितना 90 meters 100 meters की clear spans रहते हैं। So it is possible in the pre-engineer building, so without any intermediate column we can go like 90 meters 100 meters of clear span। Okay, so administration building है, residential barracks है, supports facilities है। Okay, and agriculture, so we have poultry buildings, dairy farms, greenhouse, grain storage, animal confinement। Okay, these are the things. So you can see here, this is the hospital building, sorry, skill building। So can you imagine, this is a pre-engineered building, this is a steel structure। so बाहर से कितना जो है कि स्टैटिक दिख रहा है, लेकिन जो है कि हम जो है कि प्री इंजीनियर में ऐसा डिजाइन कर सकते हैं। ये देखो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, वेयर हाउस है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है ना। इसका जो है कि हाइट अप्रॉक्स जो है कि 12 मीटर 15 मीटर जितना भी हम जो है कि हाइट दे सकते हैं, इतने हाइट के रहते हैं। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। ओके, सो वी हैव पार्किंग शेड हियर, इतना स्टैटिक है ये। तो हम वी कैन डिजाइन एनी शेप एनी साइज इन द प्री इंजीनियर बिल्डिंग। ओके, so this is a showroom, the Toyota showroom service। so this is also the PEB। okay, D-Mart, this is very famous supermarket in Hyderabad and south side। so this is all PEB। okay, so this is hospital, see कितना खूबसूरत है। तो PEB में जो है कि कुछ भी हम जो है कि कैसा भी शेप साइज कुछ भी हम बना सकते हैं। ओके, ये एयरक्राफ्ट हैंगर्स, ठीक है, एरोप्लेन कितना उसका लेंथ रहता है, कितना लेंथ रहता है, 90 मीटर 100 मीटर रहता है, क्लियर स्पैन हम जो है कि वी कैन डिजाइन, ठीक है। ये इंडोर स्टेडियम है, ये भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के है। See, this is a petrol pump, so this is also the PEB। okay, and we have poultry farms, so this is also the PEB। so those are the applications of PEB। मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज एनीबडी कंफर्म? यस सर, यस सर, यस सर, आ रही है। यस सर, क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, Yes, sir, you are audible. Yes, thank you very much। now coming to the advantages of PEB, so what is the advantages? so we can reduce the construction time, this is the most important, construction time is very important because in the construction आप लोग को मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होता है वो लेबर कॉस्ट होता है, इवन फ्रॉम द मटेरियल का जितना कॉस्ट नहीं उससे ज़्यादा लेबर कॉस्ट हो गया अभी। तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम कम होगा, लेबर कॉस्ट कम होगा, लेबर कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो है कि प्रोजेक्ट्स का जो है कि कॉस्ट कम होगा, सिंपली। सो इट रिड्यूस द डिज़ाइन टाइम also because we have lots of experience design engineering that, and we have like बहुत जो है कि एक प्रोसीजर से हम लोग जाते हैं डिज़ाइन में, ठीक है ना। तो इट रिड्यूसेस द डिज़ाइन टाइम एज वेल। सो हम लोग जो है कि बड़ा से बड़ा बिल्डिंग क्या है, हफ्ते दिन में 10 दिन में डिज़ाइन करके दे देते हैं। दिस इज़ वेरी good thing। okay, it lower the cost obviously because it reduces the construction time, design time, so it reduces the cost also। and lighter foundation, I told you lighter foundation, how it is lighter, because we have pin connection, mostly we have pin connection at support। okay, आप आरसीसी बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें सपोर्ट्स कैसा रहता है, फिक्स्ड सपोर्ट रहता है। ओके, फिक्स सपोर्ट में क्या है, मोमेंट आएगा तो क्या है, फाउंडेशन हेवी होगा। तो
उससे क्या है, हम पिन सपोर्ट देने की वजह से क्या है, हमारा फाउंडेशन बहुत लाइटर हो जाता है। तो कंक्रीट का जो है कि आपका सिविल वर्क जो भी है वो जो है कि कॉस्टली नहीं रहेगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, फास्टर इरेक्शन है, वेरी फास्ट है प्रोसीजर हमारा, इतना फास्ट है। अब जो है कि जस्ट जो है कि हम लोग मटेरियल सप्लाई कर देते हैं साइट पे, वो लोग जो है कि जल्दी जल्दी क्रेन की मदद से उसको इरेक्ट कर देते हैं। एक बिल्डिंग को इरेक्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगता है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लेबर कॉस्ट आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, टाइम बच गया और आपका सेविंग भी हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन है, क्या मतलब है एक्सपेंशन का, अगर फ्यूचर में आपकी बिल्डिंग है सपोज, उसको फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना, फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो क्या है, हम पहले ही डिज़ाइन में वो एक्सपेंशन को कंसीडर कर लेते हैं कि हम जो है कि फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सकते हैं, उनके डिज़ाइन करेंगे। तो क्या होता है, जब एक्सपेंशन का टाइम आएगा तो जस्ट जो है कि आप फ्रेम्स ऐड करके आप बिल्डिंग को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी easy. And also large clear span, as I told you, we can go up to 90-100 meters clear span. I'm not talking about feet, it is meter. 90 to 100 meter, it is very very good. For the aircraft hangars we use the large clear span. Okay, and quality control is also there. Okay, quality control, we have steel structure we can paint every year, so we can manage the quality of the structure. Low maintenance, so we don't have अब साल में एक बार पेंट करा लो, 2 साल में एक बार पेंट करा लो, 3 साल में करा लो, बस चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा कुछ भी नहीं। एनर्जी एफिशिएंट रूफ एंड वॉल सिस्टम, ठीक है ना, रूफ एंड वॉल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारे रूफ में जो है कि हम लोग स्काई लाइट्स यूज़ करते हैं, जो पैनल्स रहते हैं, शीटिंग आती है रूफ में, उसके जगह में हम स्काई लाइट्स मतलब ट्रांसल्यूशन मटेरियल रहता है, उससे क्या है, वो लगाने से हमारा जो है स्काई लाइट्स भी हमारे को आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम वेंटिलेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, लोवर्स हो गया है, रूफ वेंटिलेटर हो गया, रिच वेंटिलेटर, दिस इज द terminology I'm using and you people will learn later on. So आपको एक एक चीज़ आपको हम कोर्स के जरिए पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम नहीं। सो आर्किटेक्चरल वर्सैटिलिटी, क्या मतलब है इसका, आर्किटेक्चरल में जैसा भी वो लोग चाह रहे हैं, आर्किटेक्ट मतलब अलग अलग माइंड रहता है ना भाई, आर्किटेक्ट का ऐसा बनाना वैसा, तो कोई भी शेप हो, कोई भी साइजेस हो, वी कैन डू इन द पीईबी ओनली। ओके, सो आर्किटेक्चरल हो गया। उसके बाद फिर सिंगल सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है कि पीईबी इंडस्ट्री में आप अगर आ रहे हैं तो आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इंडस्ट्री में आप आगे कंपनी से आप कंसल्टेंट करिए कि हमारे को ये स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना, तो वो लोग क्या है, सिंगल सोर्स, मतलब आपको वहाँ पे आपको स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देंगे, मटेरियल सप्लाई कर देंगे, वहाँ पे आपको शीटिंग भी वहीं से मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम भी वहीं मिल जाएगा। सो एवरीथिंग, you don't have to go anywhere. Okay, so single source responsibility है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना आर्किटेक्ट दे दो कि हमारे को ऐसा चाहिए, ओके, वो लोग जो है कि पूरा डिजाइन करके आपको हैंड ओवर कर। ओके, सो सम डिसएडवांटेजेस इज आल्सो देयर। ओके, सो क्या है डिसएडवांटेजेस, क्या है अपने पास, ससेप्टेबल टू क्रोजन है। स्टील आपको मालूम है कि क्रोजन इफेक्ट रहता कैसा, ठीक है ना, लेकिन अगर उसको हम वेल मेंटेन रखें तो हम जो है कि क्रोजन से भी बच सकते हैं। हालांकि क्रोजन इतना जल्दी नहीं आता, स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं हम लोग पीईबी, हाई स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील, सो तो उसमें क्रोजन भी कम रहता है। उसके बाद क्या है, लो थर्मल रेजिस्टिविटी है। आपको मालूम है कि स्टील जो है कि थर्मल रेजिस्टिविटी कम है उसका एज कम्पेयर टू द आरसीसी बिल्डिंग, एंड लो फायर रेजिस्टेंस एज वेल, ठीक है ना, आपको आरसीसी बिल्डिंग में फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना, 14-12 से 15 घंटा रेजिस्ट कर सकता, बट स्टील 2 घंटे में वो जो है फायर रेजिस्टेंस नहीं कर सकते, 2 घंटे में पिघल जाते।
Okay. Now coming to the scope of the PEB. So what is the scope? Why we will go in the PEB market? What is the future of the PEB in India and abroad? ठीक है ना? तो हम लोग वो चीज ध्यान में रख के हम लोग देखेंगे। तो अभी पीएबी का मार्केट कैसा है इंडिया में बोले तो अभी 2000 21-22 से इसका ग्रोथ जो है कि अब ग्रेजुअली बढ़ रहा, 21, 22, 23, 24 हो गया। तो ये इंडिया में भी अब्रॉड में मार्केट इसका बहुत हाई है, अब्रॉड में इसका मार्केट बहुत हाई है, लेकिन अभी इंडिया में भी इसका जो है कि हर चीज पीईबी इंडस्ट्री में आ रही है। सो द आरसीसी शिफ्टिंग टू पीईबी नाउअडेज, ठीक है ना। बहुत सारे जो है कि शोरूम्स वगैरह पहले जो है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में बनते थे, लेकिन अभी जो है कि स्टील स्ट्रक्चर पीईबी में आ रहे वाले। तो इसका मार्केट जो है कि अभी ग्रेजुअली बढ़ने हुई वाला है। तो 2031 तक जो है कि इसका ग्रोथ बढ़ते हैं, वहाँ पे जो है कि अपना पीक में रहेगा ये। सो यू कैन सी द मार्केट इज इन 2032 $50.72 million US million dollar. So this is the market. Okay. And if you come in the market by application, so for the residential building, as you can see in the red, so how much now it is growing like this one. So PEB रेसिडेंशियल में जो है इसका मार्केट कितना ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। कमर्शियल में और भी ज्यादा है, कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है कि मोस्टली जो है कि पीईबी में शिफ्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स वगैरह भी अभी पीईबी से ही बन रहे हैं। हम लोग बेसिकली जो है कि अब्रॉड के बिल्डिंग्स करते हैं, दुबई, सऊदी, तो वहाँ पे मार्केट और बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग आल्सो इट इज ग्रोइंग। ओके, नीड ऑफ स्टडी ऑफ पीईबी इन इंडिया, हमको पीईबी क्यों पढ़ना चाहिए? So first of all, good market growth in India, new age technology for quality and speed construction. So हमारे पास जो है कि टेक्नोलॉजीज भी आ गए अभी, ठीक है ना। So need of awareness amongst consultant, architects and customers, ठीक है ना। अभी कस्टमर्स आर्किटेक्ट्स में वो जो है कि अवेयरनेस भी आ रहा है, जिसकी वजह से वो लोग पीईबी में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पीईबी हैज अ फेवरेबल अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी टुडे, ठीक है ना। अभी in compare with the conventional steel and you can say the RCC, so this is the alternate method. This is a very cost effective method nowadays. Okay, so Indian PEB market is now experiencing a demand shift to new applications due to infrastructure development. अभी हमारे पास कितना डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, आप अगर देखेंगे फ्लाईओवर्स को देख लो। फ्लाईओवर्स में अभी आरसीसी के साथ में वी आर यूजिंग स्टील स्ट्रक्चर एज वेल, सो क्लियर स्पैन्स ऑफ लाइक 50 to 60 मीटर। सो हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द पीईबी, वी आर यूजिंग द पीईबी girders to design the flyovers. Okay, and the airports, you can see airports, we are using the PEB structures in the airports. Multi-story buildings we are using, stadium, metro station, if someone from Hyderabad, so this is the metro station we are using PEB. Okay, the country will see increased economic growth and the removal of various foreign investment will spur super demand for construction over the 20 years, ठीक है ना। तो अभी जो है कि फ्यूचर में अब क्या है, इन्वेस्टमेंट भी करने जो है कि वाले हैं फॉरेनर्स। सो दिस आर द मार्केट ऑफ पीईबी। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि जॉब्स कितने हैं पीईबी में, जॉब्स है या नहीं है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जॉब्स तो आईटी से भी ज़्यादा है, जॉब्स इतने जॉब्स अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड। आप अगर सर्च करोगे naukri.com में, लिंक्डइन में, एवरी डे न्यू वैकेंसीज आर कमिंग, तो जॉब का कोई भी टेंशन नहीं है इसमें, जॉब बहुत ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रोइंग लाइक आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया।
Okay, thousands of PEB buildings are being constructed in India every year. Okay, thousands of job opportunities are there in job portals like LinkedIn, Naukri.com. गुड कैरियर ग्रोथ कैसा है भाई? अगर हम जॉब मिल भी जाए तो उसमें ग्रोथ कैसा है? तो आई कैन से दैट IT प्रोफेशनल, इसके जैसा ग्रोथ अपने को इसमें है. Now coming to the components of PEB. So if it is visible, you can see from serial wise we can go like concrete footing coming from very scratch. So we have first of all footing. So then we have above that we have anchor bolts. इसके ऊपर anchor bolts आते हैं. So PEB फाउंडेशन से हम अपने स्टील स्ट्रक्चर को कनेक्ट कैसा करते हैं? तो उसके लिए एंकर बोल्ट्स यूज होते हैं. एंकर बोल्ट्स. ओके. सो एंड उसके बाद फिर एंकर बोल्ट्स को कैसा हम सेट करेंगे कंक्रीट में? कंक्रीट में जो है कि फाउंडेशन के बाद पेडिस्टल आता है, कॉलम. कॉलम के ऊपर बेस प्लेट बैठाएंगे. बेस प्लेट के बाद उसको एंकर बोल्ट से हम कनेक्ट करते हैं. ओके. उसके बाद फिर एंड वॉल गट्स है. गट्स किसको बोलते हैं? ये कोल्ड फॉर्म सेक्शन रहते हैं. आप देखेंगे अगर ये दिख रहा है, ये पूरा इसको गट्स बोलते हैं. गट्स का काम क्या है कि आपको शीटिंग कनेक्ट करने के लिए आपको गट्स की ज़रूरत है. ठीक है ना? हम लोग PEB बिल्डिंग में मोस्टली वी यूज शीटिंग. ओके, to cover the building. So for that we use guts at side walls, and for roof we use purlin. Okay. So if you see, these are the purlins. So we have end wall guts. We have portal bracing. So bracing systems are there in the design. You can learn everything, but for now, if you see, दिस इज कॉल्ड द पोर्टल ब्रेसिंग. अगर आपके बिल्डिंग में ओपनिंग है यहाँ पे सपोज, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जो है कि क्रॉस ब्रेसिंग नहीं दे सकते. क्रॉस ब्रेसिंग मतलब हम रॉड का यूज करते हैं ब्रेसिंग. ठीक है ना? ये ब्रेसिंग क्यों यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसा है तो बाद में डिस्कस करेंगे. जस्ट अभी हम क्रॉस ब्रेसिंग है वो रॉड यूज करते हैं, तो वो हम जब ओपनिंग्स हमको आ रहे हैं तो हम क्रॉस ब्रेसिंग नहीं दे सकते. तो उसके मुकाबले में हम लोग पोर्टल ब्रेसिंग डिजाइन करते हैं. ओके. उसके बाद फिर क्या है? मेन फ्रेम स्ट्रेट कॉलम है. ठीक है ना? स्ट्रेट कॉलम ये मेन फ्रेम है. ये फ्रेमिंग सिस्टम है हमारा. ठीक है ना? इसमें ये मेन कॉलम्स, इसको मेन कॉलम बोलते हैं. उसके बाद वो वॉल ब्रेसिंग, एंगल रॉड केबल्स. वॉल ब्रेसिंग आपका ये जो मैं बताया, ये वॉल ब्रेसिंग ऐसा आ रहा है, ये वॉल ब्रेसिंग. उसके बाद फिर क्या है? फ्रेम्ड ओपनिंग्स है, विंडो लोवर्स. ठीक है ना? फ्रेम्ड ओपनिंग्स क्या है? हमारे बिल्डिंग में ओपनिंग्स रहते हैं. ठीक है ना? ओपनिंग्स रहते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्रेमिंग करते हैं. सपोज दिस इज द ओपनिंग हियर, तो इसके लिए एक फ्रेमिंग दे के यहाँ पे हम लोग ओपनिंग दे देते हैं. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद फिर सीरियल वाइज पूरा आप एक एक करके आपकी PDF में शेयर कर दूंगा. इसमें नंबरिंग वाइज आपको एवरीथिंग मिल जाएगा कहाँ पे क्या है. ओके. नाउ कमिंग टू द एंड वॉल विंड कॉलम. विंड कॉलम किसको बोलते हैं? ये एंड वॉल्स इसको बोलते हैं. ये साइड वॉल है, ये एंड वॉल है. ठीक है ना? तो एंड वॉल में हमारा विंड कॉलम है. ये विंड कॉलम हम क्यों देते हैं? विंड कॉलम इसलिए देते हैं कि ये हमारा गट्स है. सपोज दिस इज अ कोल्ड फॉर्म सेक्शन, तो उसमें जो है कि क्या होगा कि ये क्लियर स्पाइन सपोज हमारा 30 मीटर है, 30 मीटर का है क्लियर स्पैन. तो इतना लंबा हम जो है कि गट्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते. तो उससे क्या होगा? हम जो है कि अगर कॉलम बीच में सपोज 6 मीटर 7 मीटर में देंगे तो वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा. तो इसके लिए इकोनॉमिकल डिज़ाइन होता है. ओके. एंड वॉल कॉलम.
रूफ ब्रेसिंग है। रूफ ब्रेसिंग हम क्यों देते हैं, तो डिजाइन में आएगा। अभी सपोज यहाँ पे देखो ये रूफ ब्रेसिंग है ऐसा, इसके लिए हम रॉड यूज करते हैं, केबल यूज करते हैं, ओके ना, एंगल सेक्शन यूज करते हैं। तो रूफ ब्रेसिंग हो गया। उसके बाद फिर हमारा मेन फ्रेम राफ्टर है। राफ्टर किसको बोलते हैं, ये इसको राफ्टर बोलते हैं। छोड़ा इसको साफ कर, ठीक है ना। आपको एक एक कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेगा। राफ्टर, सपोज दिस इज द राफ्टर, ये राफ्टर है, तो टर्मिनोलॉजी है। बीम है, इसमें हम लोग इंडस्ट्री में अपना पीईवी में इसको राफ्टर बोलते हैं, ओके। उसके बाद जैक बीम है, मेन फ्रेम टैप एट कॉलम है, ठीक है ना। जैक बीम किसको बोलते हैं, ये सपोज ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि फ्रेम के बीच में हम जो है कि एक फ्रेम नहीं देते, नहीं देने की वजह से हमको क्या है, जैक बीम वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद कैंटिलीवर फेशिया है। फेशिया किसको बोलते हैं, कि हमारा ये हमारा जो है कि गेबल है, ठीक है ना। तो हम फेशिया क्यों देते हैं, कभी कभी जो है कि हमको कवर करना रहता है इसको, ठीक है ना, ताकि हमारा जो है कि टैपर्ड जो है कि गेबल हमारा दिखे नहीं, ठीक है ना, बिल्डिंग थोड़ा स्टैटिक हो। तो उसके लिए जनरली हम जो है कि फेशिया देते हैं, ओके। सो दिस इज द फेशिया, ये हो गया। उसके बाद फिर हमारा लीन टू फ्रेम है। लीन टू फ्रेम किसको बोलते हैं, एक मेन बिल्डिंग है, सपोज दिस इज द मेन बिल्डिंग, ओके। मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग में एक दूसरा बिल्डिंग कनेक्ट हो रहा है छोटा, ठीक है ना, ये बिल्डिंग। तो इसको क्या हम बोलेंगे, लीन टू बिल्डिंग बोलेंगे, मतलब इस पे कनेक्ट हो रहा हो लीन पे। क्रेन बीम है, क्रेन बीम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा बिल्डिंग में क्रेन आता है, जनरली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में क्या रहते हैं, क्रेन्स रहते हैं। तो क्रेन्स को सपोर्ट करने के लिए ये हमारा क्रेन बीम आता है, ये डायरेक्शन, उसको क्रेन बीम बोलते हैं, ओके। फिर क्रेन कॉलम है, ईओटी क्रेन है, ठीक है ना, टॉप रनिंग क्रेन, ये जो है कि ईओटी क्रेन इसको बोलते हैं। येलो कलर का दिख रहा है, क्रेन ब्रिज है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें हुक है, ये हुक आके ये जो है कि हम लिफ्टिंग का काम होता है, जो भी भारी चीज रहता है बिल्डिंग में उसको हम क्रेन के जरिए लिफ्ट करके इधर से उधर हम मूव कर सकते हैं, ओके। वी हैव रूफ पर्लिन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू आल्सो, दिस इज द रूफ पर्लिन, ओके। रूफ पर्लिन से ये फ्लैंज ब्रेसेस है। फ्लैंज ब्रेस किसको बोलते हैं, so this is the very deep flange braces. From flange we connect our main rafter, that I will explain later on. For now, here, what is number 20? Where is 20? If you see here, it is not clearly visible, but ये पर्लिन से हम राफ्टर को ऐसा कनेक्ट करते हैं फ्लैंज ब्रेस के थ्रू, उसको फ्लैंज ब्रेस। फिर सैग रॉड है हमारे पास। सैग रॉड किसको है, पर्लिन के बीच में सैग रॉड आते हैं। ये पर्लिन ऐसा जा रहे, ऐसा जा रहे, तो इसको लैटरली जो है कि ये डायरेक्शन में सपोर्ट देते हैं फिर, तो अनसपोर्टेड लेंथ इसका कम होता है, ठीक है। फिर इव स्ट्रट है। इव स्ट्रट किसको बोलते हैं, जो इफ ये हमारा बिल्डिंग है, इसको ये जो है कि एंड पोर्शन, इसको हम इफ बोलते हैं यहाँ पे। तो इफ में जो भी पर्लिन आती है उसको हम इफ पर्लिन बोलते हैं या इफ स्ट्रट बोलते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड द इफ स्ट्रट। साइड वॉल गर्ड्स, साइड वॉल गर्ड्स क्या है, ये हमारे साइड वॉल्स मैं बोला, तो ये साइड वॉल है, ये हेलो, एनी डाउट, anybody want to speak?
No, sir, you can continue. Okay, thank you. So, डाउट है सर, बट लास्ट में पूछूंगा. okay, प्रॉब्लम. सो साइड वॉल गट्स, तो हमारा साइड वॉल्स में बोला था ये साइड वॉल है, ये एंड वॉल्स है बिल्डिंग, ठीक है. तो साइड वॉल में जो भी कोल्ड फॉर्म सेक्शंस आ रहे हैं फॉर कनेक्टिंग, फॉर शीटिंग कनेक्शन, तो शीटिंग को कनेक्ट करने के लिए जो भी गट्स आ रहे हैं उसको साइड वॉल गट्स बोलते हैं. एंड पे जो आ रहे हैं उसको एंड वॉल गट्स बोलते हैं. ओके. उसके बाद है फ्लश्ड फेशिया फ्रेम. फ्लश्ड फेशिया का मतलब ये है कि फ्रेम्स में फ्लश हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको फ्लश्ड फेशिया. फिर कैज लेडर है. कैज लेडर है क्या, किसके लिए यूज होता है ये, आपको जो है कि यहाँ से अब ऊपर जाना है, आपको मेजरिंग सिस्टम में फ्लोर में जाना है, तो उसके लिए हम स्टेयरकेस यूज करते हैं बाज़ों का. फिर हमारा कैज लेडर भी रहता है बिल्डिंग में, तो उसको जो है कि उसके थ्रू हम जा सकते हैं. उसके बाद डेक पैनल विथ स्टील मेश. डेक पैनल किसको बोलते हैं, डेक पैनल जनरली क्या होता है, जब हम फ्लोर सिस्टम हम बनाते हैं, मेजराइन सिस्टम बोलते हैं उसको, मेजराइन फ्लोर, तो उसके शटरिंग के लिए हम जो पैनल यूज करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, तो जो पैनल यूज करते हैं उसको हम डेक पैनल बोलते हैं. उसके ऊपर हम जो है कि रॉड रिइंफोर्समेंट देते हैं, रिइंफोर्समेंट के ऊपर फिर हम जो है कि कंक्रीट पोर करते हैं, तो एक फ्लोर के जैसा पूरा हो जाता है. और जो डेक पैनल रहता है वो एज ए परमानेंट शटरिंग हम यूज करते हैं, मतलब उसको बाद में फिर हम रिमूव नहीं करते. ओके. उसके बाद फिर क्या है, हैंड रेल्स. हैंड रेल्स किसको बोलते हैं, अब सपोज यहाँ पे फ्लोर आ गया या फिर ये फ्लोर है, तो फ्लोर में जो है कि यहाँ पे एक हैंड रेल्स दे देते हैं, ठीक है ना. और स्टेयर केस में भी हैंड रेल्स रहते हैं. स्टेयर केस चेकर प्लेट. तो स्टेयर केस का जो भी हमारा ये रहता, पैन रहता, थ्रेड जिसको बोलते हैं, उसको जो है कि हम चेकर प्लेट से बनाते हैं. वो समटाइम्स कंक्रीट का भी रहता, समटाइम्स वी यूज चेकर प्लेट. ओके. आप बस में या किसी में भी ट्रैवल करेंगे तो उसका जो फ्लोरिंग सिस्टम रहता वो चेकर प्लेट से बना हुआ रहता, ठीक है ना. उसके बाद फिर क्रेन ब्रैकेट है. क्रेन ब्रैकेट किसको बोलते हैं, अभी क्रेन है हमारा, क्रेन रन होने के लिए क्रेन बीम चाहिए. क्रेन बीम को फ्रेम से जो हम सपोर्ट देते हैं यहाँ पे, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रेन ब्रैकेट. ओके. सब चीज को हमको डिजाइन करना पड़ेगा. ये तो हमारा हो गया बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो है कि मेन. उसके बाद फिर हमारा एसेसरीज है, कंपोनेंट्स, शीटिंग्स हो गए, ठीक है ना. रूफ पैनल्स हो गए, रूफ में जो हम शीटिंग यूज कर रहे हैं ये हमारा रूफ पैनल है. उसके बाद वॉल में जो हम शीटिंग्स यूज कर रहे हैं वॉल पैनल्स को बोलते हैं. कैनोपी है. कैनोपी किसको बोलते हैं, कैनोपी मतलब जो है कि ये बिल्डिंग से हम एक फ्रेम देते हैं, सब सिस्टम देते हैं, ठीक है ना. जहाँ पे फिर डोर्स रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, पानी नहीं आना, तो वहाँ पे क्या देते हैं, कैनोपी देते हैं. रोल अप शटर डोर है, ठीक है ना. हम जो है कि डोर में जो है कि रोल अप शटर यूज करते हैं, मोस्टली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गए तो उसमें रोल अप शटर यूज करते हैं. तो स्लाइडिंग डोर्स रहते हैं, डबल स्लाइडिंग डोर, सिंगल स्लाइडिंग डोर, ठीक है ना. रेक ट्रिम हो गया, ठीक है ना. रेक ट्रिम का मतलब ये है कि हम जो है कि ब्लॉक वॉल्स रहते हैं हमारे बिल्डिंग में सर्टेन हाइट्स तक, उसको जो है कि हम शीटिंग यूज करते हैं, तो उसको जो है कि हम उसको ट्रिम कर देते हैं साइड से, ताकि जो है कि हमारा पानी अंदर, हवा, कुछ भी जो है कि नहीं जाना चाहिए. ओके. उसके बाद वी हैव स्काईलाइट्स. स्काईलाइट्स की यूज करते हैं ताकि अंदर हमारा रोशनी अच्छा चले जाए. एक ट्रांसल्यूशन मटेरियल रहता है, पैनल सेम कोरिगेशन का रहता है. जो भी हमारा शीट है उसका जो भी शेप है, जो भी उसका कोरिगेशन साइजेस है, सेम साइज का शीट रहता है, बट वो ट्रांसल्यूशन रहता है ताकि जो है कि हमारा रोशनी जो है कि अंदर जा सके. ओके. एंड वी हैव रिच वेंटिलेटर. रिच वेंटिलेटर मतलब ये रिच बोलते हैं इसको. ये बिल्डिंग है ऐसा गेबल, तो जहाँ पर भी ये हो रहा है ये इसको रिच पॉइंट बोलते हैं. तो रिच पे भी एक वेंटिलेशन सिस्टम हम लगाते हैं, ये उसको रिच वेंटिलेटर बोलते हैं.
ओके, पावर वेंटिलेटर है, ठीक है ना। वी हैव इव गटर, ठीक है ना। पावर वेंटिलेटर बोले तो टर्बो वेंट इसको बोलते हैं। इव गटर किसको बोलते हैं? साइड पे ये शीटिंग से वाटर ड्रेन होके आ रहा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं गिरना, बल्कि यहाँ पे हम एक गटर लगाते, इव गटर बोलते हैं उसको। उसके साथ में एक डॉन्टेक पाइप रहता, ये जो है कि वाटर को ड्रेन करके अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेन करके पानी को ले जाता है। उसके बाद क्या है? लोवर्स है। लोवर्स किसको बोलते हैं? लोवर्स मतलब ये है विंडो। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो हम विंडो यूज करते हैं उसको हम लोवर्स से इसका टर्मिनोलॉजी। मेजनरी स्ट्रिप है, विंडोज, नॉर्मल विंडोज भी है, ये मेजन भी है। उसको जो है कि सर्टन हाइट हमारा मेजनरी ब्लॉक वॉल्स है, ठीक है। उसमें भी जो विंडोज आते हैं नॉर्मल हमारे घर में जो विंडो रहता वो विंडो यूज करते हैं। डॉन स्पॉट, डॉन स्पॉट किसको बोलते हैं? जो मैं बोला डॉन टेक पाइप, जो ड्रेनेज इन्वर्टर से कनेक्ट रहते वो ड्रेन लेके जाते उसको डॉन स्पॉट बोलते हैं। ओके। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Sir, your voice is not audible, sir. सर कट करके फिर से रीज्वाइन करिए, आ जाएगा। हेलो, Yes, sir. आ Yes, रही sir, आवाज audible. आ रही है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Now you are audible. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Can't share your screen. Why it is showing like this? My screen is visible. नो सर। सर आकाश सर आपको परमिशन देंगे तब होगा। ओके, तो आकाश सर को क्या कहूँ? आकाश सर है मीटिंग में अभी। हेलो,
यस आकाश सर को मैसेज कर। अमदुल्ला हो गया क्या? हाँ, बीच में आवाज रुक गई थी सर, अच्छा अच्छा तो उसके लिए फिर से कट करके रिज्वाइन करे। तो अभी शेयरिंग कर रहे, शेयर स्क्रीन कर रहे तो नहीं हो रहा। एक बार वो परमिशन देना पड़ता शायद। नहीं नहीं, नो जस्ट अगेन वही से प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करिए, प्रेजेंट नाउ पे। यस सर, वहाँ पर ये इंटायर यस इंटायर स्क्रीन। स्क्रीन, और उस बॉक्स पे क्लिक करना है, शेयर शेयर कर देना है। हाँ, ये यहाँ पे एक और ये आ रहा है, मैसेज आ रहा, कांट शेयर स्क्रीन, सॉरी एन एरर occurred when screening, प्लीज ओके ट्राई अगेन बोल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं तुरंत एक दूसरा लिंक दूँ क्या, या सेशन इनफ हो गया ओके, था कि मतलब कि हो गया था, या फिर काफ़ी बचा हुआ है? नहीं अभी बचा हुआ है सर। ठीक है, मैं तुरंत एक नया लिंक दे रहा हूँ, सबको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको भी शेयर कर रहा हूँ तुरंत। चलेगा, नाउ कैन वी लेफ्ट गाइस, जिससे हम लोग तुरंत एक नई मीटिंग क्रिएट कर लें। वेट गाइस, जैसे सर आपके ज्वाइन कर लेते हैं क्लास, तुरंत चालू कर देते हैं लोग। आई थिंक कुछ हो गया होगा, नेटवर्क इशू हो गया होगा। ओके, वी कैन जस्ट ट्राई अगेन। कैन आई स्टार्ट नाउ? यस 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 यस। ओके, परफेक्ट। now it is visible, right? यस। Okay, okay, thank you very much. So बात कर रहा था कर्व्ड इफ के बारे में। Now I am audible, right? Can anybody reply? Yes, sir. Yes, sir. Garbage. Yes, sir. So कर्व्ड इफ क्या है? नॉर्मल इफ तो मैं बता दिया कि इफ में गटर आता है, गटर के साथ डाउन स्पॉट है, डाउन स्पॉट से हम जो है कि वाटर को ड्रेन करके ड्रेनेज में ले जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कर्व्ड इफ भी रहता है। कर्व्ड इफ क्या रहता है? डायरेक्ट हम जो है कि उसको इफ को कर्व शेप में बना देते हैं, तो क्या होता है, उससे वाटर ड्रेन होकर डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो समटाइम्स वी यूज कर्व्ड इज एज वेल, ठीक है ना। बहुत से गल्फ कंट्रीज में क्या होता है जो है कि वाटर, बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे, ठीक है ना।
तो वो लोग जो है कि ईव गटर वगैरह उतना नहीं बनाते, बारिश होती है ज़्यादा तो क्या बनाने की ज़रूरत है, इसलिए वो लोग कर्व ईव यूज करते समटाइम्स। वी हैव इंडस्ट्रियल लूवर्स। इंडस्ट्रियल लूवर्स क्या है, ठीक है ना, ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में ये जो लूवर्स यूज होते हैं उसको इंडस्ट्रियल लूवर्स बोलते हैं, ऐसा रहता है। कॉर्नर ट्रिम्स है, ठीक है ना, कॉर्नर्स में क्या होता है, हम ट्रिम्स कर देते हैं जनरली, शीटिंग जो है तो दिखना नहीं ज़्यादा बोल के उसको अच्छा दिखने के लिए ट्रिम करते कॉर्नर। फिर ईफ पे ट्रिम करते। फ्लश फेशिया है, फ्लश फेशिया यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फ्लश फेशिया है, ये देखो ये ऐसा गेबल जा रहा, गेबल है, इसको फेशिया के जरिए हम जो है कवर कर दिए, कितना अच्छा दिख रहा हो, ठीक है। स्ट्रिप स्काईलाइट्स है, स्काईलाइट की स्ट्रिप्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। रूफ मॉनिटर है हमारे पास, डबल वॉक डोर है, डबल वॉक डोर इधर मिल जाएगा आपको, कहाँ पे, ठीक है ना, ये डबल वॉक डोर हो गया। उसके बाद फिर रूफ एक्सटेंशन है हमारे पास, रूफ एक्सटेंशन 24 नंबर्स कहाँ पे है, ये हमारा रूफ को एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा रूफ को थोड़ा सा बिल्डिंग से एक्सटेंड कर दिए, बिल्डिंग लाइन है हमारा स्टील लाइन, उससे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं वो रूफ स्टेज, ठीक है। रिटर्न डाउन स्पॉट, रिटर्न डाउन स्पॉट का मतलब ये क्या है कि एक्सटेंशन हम जब करें तो डाउन स्पॉट जो है कि फिर यहाँ से ऐसा आके ये रिटर्न होता है ऐसा, तो फिर रिटर्न डाउन स्पॉट यहाँ पे वाटर को ड्रेन कर देते हैं यहाँ पे, ओके। फिर ब्रिक वर्क्स है, ब्रिक वर्क्स आपको मालूम है कि सर्टन हाइट तक हम ब्रिक वर्क देते, कभी कभी उसके ऊपर शीटिंग लगाते हैं, ओके। वॉल लाइट्स हो गए, इस तरह स्काई में हम जो है रूफ में हम लाइट स्काई लाइट्स लगा रहे हैं, सिमिलरली वी कैन यूज इन द वॉल एज वेल, तो ये हमारा वॉल लाइट्स हो गए। इसके बाद हमारा कर्व्ड कैंटिलीवर फेशिया, ठीक है ना, ये कर्व कैंटिलीवर फेशिया हमारा कितना है 28 नंबर, ये हमारा कर्व है, देखो ये फ्लश नहीं है, थोड़ा ऐसा निकल के फिर ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स वही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक कंपोनेंट्स आपको मालूम होना चाहिए बिफोर डिजाइनिंग, ठीक है ना। आपको कंपोनेंट्स ही मालूम नहीं है तो आप डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। सम एब्रिविएशंस है we generally use in the office and in PV, so आप ये चीज़ थोड़ा देख लो क्या है, AB एंकर बोर्ड्स को बोलते हैं, SC assembly, so these are the important things for us, okay? Now coming to the structural system, so हमारे पास कोई भी आर्किटेक्ट्स क्लाइंट आते हैं तो वो अपना आर्किटेक्चरल हमारे को देते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, तो उसमें हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे अपने स्ट्रक्चर का, कौन सा स्ट्रक्चरल सिस्टम यूज करेंगे कि वो हमारा इकोनॉमिकल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है कि सम स्ट्रक्चरल सिस्टम्स आर देयर, सो वी हैव स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम, इन दैट वी हैव क्लियर स्पैन बिल्डिंग। क्लियर स्पैन बिल्डिंग का मतलब ये है कि हमारा बिल्डिंग में अंदर भी एक भी कॉलम नहीं देंगे, पूरा क्लियर रहता है, ठीक है ना। ये एक पोर्शन हम कट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरह सिमिलर, तो क्लियर स्पैन हो गया। ये हमारा ईव हाइट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ रिज है, ठीक है ना, ये रिज है, ये इसका स्लोप है 1:10, ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर वी हैव मल्टी स्पैन। मल्टी स्पैन टू का मतलब ये है कि दो इंटीरियर कॉलम्स हमारे बिल्डिंग में आ रहे हैं। सपोज हमारे बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा बढ़ गया तो हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी नहीं मतलब ज़्यादा बड़ा रहने से हम इंटीरियर कॉलम देंगे तो हमारा बिल्डिंग ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है ना। क्लियर स्पैन अगर हम ज़्यादा जाएंगे, ठीक है ना, अगर रिक्वायरमेंट्स है क्लियर स्पैन का तो हम दे सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, दे सकते हैं इंटरमीडिएट कॉलम, तो देना बेटर है, ठीक है ना, उससे हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है ना। तो हमारा एक यहाँ पे इंटीरियर कॉलम, एक वो साइड आता, दो इंटीरियर कॉलम आता, तो मल्टी स्पैन बोलते हैं इसको, मल्टी स्पैन 2 हो गया। सिमिलरली मल्टी स्पैन 3 भी आते, 3 कॉलम्स आ जाएंगे बीच में, मल्टी स्पैन 3 हो गया वो, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा स्पेस सेवर बिल्डिंग है, ये भी स्ट्रक्चरल सिस्टम है, ठीक है ना, ऐसा भी हम दे सकते हैं, पूरा स्पेस हमारा कितना अच्छा क्लियर स्पेस मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद लीन टू बिल्डिंग में जो एक्सप्लेन करा था आपको, कोई भी बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे सपोज RCC बिल्डिंग है, उसमें हमको कुछ
बनाना है थोड़ा, तो उसमें हम कनेक्ट करके बिल्डिंग बना सकते हैं, उसको हम लीन टू बिल्डिंग बोलते हैं। ओके, फिर अदर स्ट्रक्चरल सिस्टम आ गया, इसमें हमको सिंगल स्लोप बिल्डिंग मिल जाएगा। सिंगल स्लोप में मतलब क्या है, मोनोस्लोप, एक साइड में जा रहा है, ठीक है ना, एक साइड इसका है, यहाँ पे ईव गटर रहता, ठीक है ना, तो उसके साथ मोनोस्लोप हो गया ये, ठीक है। उसके बाद मल्टी गेबल बिल्डिंग है, ये हम जो है कि ये पोर्शन को हम गेबल बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो मल्टी गेबल मतलब ये गेबल हो गया मेरे को, उसके साथ ये एक, तो ये मल्टी गेबल 2 हो गया, तो इसको हम मल्टी गेबल बोलते हैं। उसके बाद फिर रूफ सिस्टम हो गया, सपोज हमारा पूरा बिल्डिंग आरसीसी का है, ओनली रूफ सिस्टम हम पीईबी का देना चाह रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर का, तो हम ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्शन आ जाते हैं, आप ये दे सकते हैं। फ्लैट रूफ सिस्टम हो गया, ठीक है ना, ये रूफ सिस्टम आपको पूरा यहाँ पे ऊपर में स्लैब हम डाल दें, ठीक है ना, हमको जॉइस्ट रहेगा, जॉइस्ट है, ये राफ्टर है, ठीक है ना, ये कॉलम्स है, फ्लैट सिस्टम। लो राइज बिल्डिंग, ठीक है ना, ये भी हम डिजाइन कर सकते हैं, इसमें मेजराइन सिस्टम्स रहते, ठीक है ना, तो ये लो राइज ऐसा दिखता है। उसके बाद फिर हम आ जाओ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चरल सिस्टम। सेकेंडरीज में क्या है, हमारा कोल्ड फॉर्म जो है कि पर्लिन आ रहे हैं, गर्ड्स आ रहे हैं, वो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेन स्टील यूज नहीं करते, कोल्ड फॉर्म। कोल्ड फॉर्म मतलब इसको कोल्ड स्टेज में इसको हम मतलब हमारा डिजाइड शेप में हम उसको मोल्ड करते हैं, ठीक है ना, तो शेप देते हैं, उसको हम कोल्ड फॉर्म सेक्शन बोलते हैं। जनरली प्लेट्स रहते हैं 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, तो उसको क्या करते हैं, मशीन्स रहते हैं, उसमें जो है कि शेप जो है कि पहले से सेट रहता, उसमें डाले तो सेट जो है कि शेप में हमारे को ये दे देते। तो जेड सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, ये हमारा ईवी स्टार्ट में ऐसा यूज करते हैं, स्लोप के हिसाब से ये जो है कि थोड़ा एडजस्ट हो जाता, ठीक है, उसको ईवी स्टार्ट। उसके बाद फिर हमारा क्या है, मेजनाइन फ्लोर सिस्टम है, ठीक है ना। ये हमारा मेजनाइन फ्लोर का मतलब ये है कि हमारा ये गेबल हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर में एक फ्लोर हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम फ्लोर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंक्रीट, ये हमारा मेन बीम हो गया, ये मेजराइन का कॉलम हो गया, उसके ऊपर जॉइस्ट आते हैं, जॉइस्ट के बाद उसके ऊपर डेक शीट रहते, डेक शीट के ऊपर रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के ऊपर स्लैब डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा मेजराइन फ्लोर सिस्टम हो गया। ओके, ये हो गया। अभी हम जो है कि आ जाओ डिजाइन प्रोसीजर में। मेन हम इम्पोर्टेंट क्या है, हम कैसे डिजाइन करें, व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोला आपको, सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग आते हैं, उसके साथ में हमारे को उसके इंफॉर्मेशन मिलता, ठीक है ना। आप अगर कोटेशन स्टेज में है, 2 स्टेज है डिजाइनिंग में, एक होता कोटेशन स्टेज, एक होता डिजाइनिंग डिटेल डिजाइन स्टेज। ओके, तो कोटेशन स्टेज में जनरली क्या होता है कि क्लाइंट जो है कि एक क्लाइंट है, उसको एक बिल्डिंग बनानी है सपोज, ठीक है ना, तो वो आप जो है कि मार्केट में अपना जो है कि ऑफर देगा, मार्केट में टेंडर डालते हो, तो उसमें क्या है, बहुत सी कंपनी जो है कि वो टेंडर को उठाती, ठीक है ना, सब जो है कि अपना अपना कोटेशन देते हो कि मैं जो है कि आपको इतने में करके दे दूंगा बिल्डिंग, मैं 1 लाख में दे दूंगा, मैं 2 लाख में दे दूंगा, मैं 10 लाख में, तो सब जो है कि अपना अपना कोटेशन देते हैं। तो अब क्लाइंट को किसको चूज करेगा, जो है कि सबसे कम में करके देगा उसको, उसी को चूज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि उसको जो है कि चलो आप कम में करके दे रहे हो, मैं आपको जॉब दे दे रहा हूँ, तो उस वहाँ पे क्या है, वो जॉब बुक हो गया, ठीक है ना। कोटेशन हम क्या करते हैं, कोटेशन स्टेज में जनरली प्रपोजल ड्राइंग बनाते हैं। प्रपोजल ड्राइंग मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग आ गया, ये हमारा सपोज आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम प्रपोज करेंगे, यहाँ कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, ऐसा ऐसा बिल्डिंग आपका दिखेगा, सपोज यहाँ कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे ऐसा राफ्टर जो है कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऐसा कट करके यहाँ पे ऐसा दिखा देंगे हम कि हमारा ऐसा बिल्डिंग बनने वाला है क्लाइंट को, प्रपोजल ड्राइंग, ठीक है ना। तो क्लाइंट जो है कि उसको, और कोटेशन में क्या है, हम एस्टिमेशन दे देंगे उसको, ठीक है ना, कि हम जो है कि आपकी बिल्डिंग इतने लाख में, इतने करोड़ में, जो भी है वो हम करके आपको दे देंगे। तो क्लाइंट भी जो है कि
जो भी कम में करके दे रहा है उसको वो प्रोजेक्ट दे देता है। प्रोजेक्ट देने के बाद में उसको हम बोलते हैं जॉब बुक हो गया। जॉब बुक होने के बाद में अब क्या है, अब ये फाइनल डिजाइन की तरफ आएगा, मतलब डिटेल डिजाइन, एक्चुअल डिजाइन जो होता है ना वो डिटेल डिजाइन में हम लोग करते हैं। मतलब एवरीथिंग फिर है कि क्वेरीज जो भी है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में जो भी उनको डॉट्स है वो पूरा क्लियर करके हम एग्जैक्ट डिजाइन करके अप्रूवल ड्राइंग बनाते हैं। अप्रूवल ड्राइंग में क्या होता है कि हम अप्रूवल ड्राइंग बना के क्लाइंट को दे देंगे कि क्लाइंट जो है कि अप्रूव करना है फाइनल, ठीक है ना, ऐसा आपका बिल्डिंग होने वाला है, ये साइज होने वाली है, पूरा एवरीथिंग दे देंगे, तो उसको अप्रूवल ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो अप्रूवल ड्राइंग से जब अप्रूव हो जाएगी उसके बाद फिर हम जो है कि आगे का प्रोसेस करें। ठीक है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आर्किटेक्चरल ड्राइंग अलॉन्ग विथ जो है कि प्रपोजल ड्राइंग भी हमारे पास आती है साथ में, जो हम जो है कि क्लाइंट को दे के स्टार्टिंग में जो है कि हम क्लाइंट को प्रपोज करे थे। ठीक है ना, वो दोनों चीज़ देख के हम फाइनल डिज़ाइन करना है। ओके, अब डिज़ाइन जो है कि कैसे करना है, तो आप इंडियन जो है कि उसमें 2 कोड्स है, इंडियन कोड से यूज़ करते हैं, हम अमेरिकन कोड भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आप अगर जो है कि इंडिया में आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो इंडियन कोड्स एंड अमेरिकन कोड्स दोनों यूज़ करें। अगर आप बाहर कोई भी अदर कंट्रीज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे उस कोड्स के हिसाब से डिज़ाइन करना है आप। ठीक है ना, तो अब इंडियन कोड में क्या क्या कोड यूज़ करते हैं, सबसे पहले स्टील के लिए हम लोग IS 800 2007 है, फिर IS 1893 2016 अर्थक्वेक के लिए मालूम है आपको, फिर IS 875 पार्ट 3 है। ठीक है ना, इसके लिए सॉरी ये पार्ट 2 है। डेड लोड के लिए हम डेड लोड कैंसलेशन के लिए है, फिर पार्ट 3 है, इसे ये हमारा पार्ट 1 आ जाता। ठीक है ना, लाइव लोड के लिए, उसके बाद फिर जो है सॉरी पार्ट 1 डेड लोड, पार्ट 2 लाइव लोड एंड पार्ट 3 मेन जो है कि हमारा विंड लोड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है ना, हमारे विंड लोड के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर अमेरिकन कोड्स में हमारे कौन कौन से कोड्स है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। सो ASC 7 है, 716, अभी 722 भी आ गया है इसका। ठीक है ना, तो ये यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा मिनिमम डिज़ाइन जो है कि लोड्स कंसिडरेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइव लोड डेड लोड कितना मिनिमम जो है कि एज पर द बिल्डिंग स्ट्रक्चर यूज़। उसके बाद फिर AISI है, कोल्ड फॉर्म्स डिज़ाइन के लिए। ठीक है ना, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, तो कोल्ड फॉर्म जो भी हम Z सेक्शन I सेक्शन यूज़ करते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए। फिर AISC है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, मोस्टली यूज फॉर द बिल्ट अप सेक्शन एंड हॉट रोल सेक्शन। तो बिल्ट अप सेक्शन मतलब अपना PB सेक्शन, ठीक है ना, हॉट रोल के लिए और बिल्ट अप के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर MBMA है, एक हैंडबुक है अपने पास, मेटल बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, एक जो है कि एसोसिएशन है ये अमेरिका, ठीक है ना, जो लो राइज बिल्डिंग जल्दी करती है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गए, लो राइज मतलब जो है कि आपका 18 मीटर से कम जो है कि जो बिल्डिंग रहती है उसको लो राइज बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए MBMA वो वेरी यूजफुल है, हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो कोड्स हमको मालूम हो गए, ये कोड यूज़ करना है। तो अब आके हम जो है कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन ऑफ कोल्ड फॉर्म सेक्शन। ठीक है ना, डिज़ाइन स्टार्ट करने से सबसे पहले हमको क्या डिज़ाइन करना है, कोल्ड फॉर्म सेक्शन डिज़ाइन करना है, लाइक पर्लिन गर्ड्स। क्यों डिज़ाइन करना है, क्योंकि हमको मेन फ्रेम डिज़ाइन करने के लिए कोल्ड फॉर्म्स के बीच में जो स्पेसिंग है, गर्ड्स स्पेसिंग, पर्लिन स्पेसिंग, वो यूज़ होते हैं। जब डिज़ाइन करेंगे तो हमको मालूम होगा कि हम क्या यूज़ है उसका। LXLY जो हम लेते हैं वो यहीं से लेते हैं कोल्ड फॉर्म्स। तो कोल्ड फॉर्म्स जो है कि डिज़ाइन का, इसका देखो कंसेप्ट क्या है, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस जो है कि मेंबर्स के जैसा एक्ट होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है ना, तो देखो बेंडिंग मोमेंट कैसा है, यहाँ पे एंड पे 0 है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज होकर जहाँ पे सपोर्ट है, आपको मालूम है कंटिन्यूस बीम में सपोर्ट में सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, पर्लिन को ऐसा लैप करते हैं,
ये एक पर्लिन है, ये एक पर्लिन है, ये दोनों के बीच में ये लैपिंग है। तो जो भी हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है, इसको पॉइंट ऑफ कंट्रा, तो वहां तक जो है कि हम उसको लैप करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है वहां पर। तो जो है कि उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा कोल्ड फॉर्म कंसेप्ट है, और कोल्ड फॉर्म डिजाइन पूरा है, प्रोसीजर है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। कोल्ड फॉर्म डिजाइन होने के बाद में क्या है, हमको फ्रेम एनालिसिस करना है। ठीक है ना। कोल्ड फॉर्म डिजाइन हो गए, उसके बाद फिर हम फ्रेम में आ जाएंगे। फ्रेम में अब जो है कि हमको डाटा जो मिला हमारे को, इनपुट डाटा। ठीक है ना। सपोज एक बिल्डिंग ले लो, उसमें इनपुट डाटा हमारा विड्थ कितना है, 30 मीटर है। ठीक है ना। लेंथ कितना है, 80 मीटर है। ईव हाइट, मैं बोला आपको ईव हाइट किसको बोलते हैं, ईव हाइट 5 मीटर है। ये स्पेसिंग, मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में स्पेसिंग कितना है आप। ठीक है ना। ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है। ठीक है ना। अब इसके बीच में ये जो स्पेसिंग है आप, इसको बोलते हैं बे स्पेसिंग। ठीक है, बे स्पेसिंग, बे स्पेसिंग। उसके बाद फिर ब्रिक वर्क है, उसका हाइट सर्टेन मीटर दिया हुआ, 3 मीटर ब्रिक है, ब्लॉक वॉल है, ब्रिक वर्क है। उसके ऊपर हमारा फिर क्या आ जाएगा, शीटिंग्स आ जाएगा। ओके। और हमारे को बिल्डिंग का रूफ स्लॉप कितना दिया हुआ है, 1:10। ओके, 1:10 गिवन। और पर्लिन स्पेसिंग में बोला आपको, पर्लिन स्पेसिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको पहले क्या है, सबसे पहले हमको सीक्वेंस डिजाइन कर लेना है। डिजाइन करने के बाद हमको ये स्पेसिंग मिल जाएगी, ये स्पेसिंग हमको फ्रेम डिजाइन में यूज करना है। ओके। और उसके बाद जो है कि डिजाइन लोड्स गिवन रहते हैं। ठीक है ना। डेड लोड है। ठीक है ना। अब डेड लोड कहाँ से आती है, जनरली जो बिल्डिंग के ऊपर डेड लोड है, डेड लोड क्या क्या है, हमारे बिल्डिंग के ऊपर पर्लिन आती, पर्लिन के ऊपर शीटिंग आती। ठीक है ना। और अगर कोई एडिशनल चीज़ है, ठीक है ना, जैसा आपका इसका सॉरी पैनल्स रहते कभी कभी, ठीक है, वो कोलेटरल में आते हैं, बाद में बताऊंगा। तो जनरली क्या है, शीटिंग का वेट रहता है और पर्लिन का वेट रहता है। तो ये हम जो है कि शीटिंग का वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं थिकनेस के हिसाब से। अब हमारा 0.5 थिक है सपोज, तो 0.5 थिकनेस ऑफ शीटिंग इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील, तो अब सब अप्रोक्सीमेटली हमको जो है कि 4 kg 5 kg ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद पर्लिन का वेट है, तो उसको भी हम जो है कि कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। कैसा कैलकुलेट करेंगे, सपोज हम पर्लिन डिज़ाइन कर लिए, ठीक है ना, तो हमारा पर्लिन डिज़ाइन हो गया, तो अब रूफ का एरिया, पर्लिन वेट, टोटल पर्लिन वेट डिवाइडेड बाय रूफ एरिया करें तो हमको पर्लिन का वेट मालूम हो जाएगा कितना kg पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो जनरली जो है कि 5 kg आ जाते, तो उससे कम रहते तो 0.1 अज्यूम कर लिया हम। ठीक है ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद लाइव लोड है। लाइव लोड क्या आते हैं, जनरली पीईबी स्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में लाइव लोड क्या है, चढ़ने के लिए, मतलब मेंटेनेंस के लिए कोई एक बंदा दो बंदा चढ़ता है, तो उसका वेट हमको जो है कि लेना है लाइव लोड। ठीक है ना। वो लाइव लोड हो गया, परमानेंट नहीं रहता, वो कुछ भी शीटिंग को जो है कैरेक्ट करके फिर उतर जाते हैं, या फिर जो है कि जो मेंटेनेंस करना है वो करके फिर वो चले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइव लोड। तो वो 0.57 या 0.75 ये हम लाइव लोड ले लेते हैं। उसके बाद फिर विंड स्पीड है। विंड स्पीड कहाँ से मिलेगा आपको, विंड स्पीड हमको जो है कि IS 875.3 से मिल जाता है। ठीक है ना। ये जो है कि हमारा विंड मैप है, मैप ऑफ इंडिया शोइंग बेसिक विंड। सो यहाँ से आपको जो है कि कलर में नहीं है मेरे पास, तो इसमें जो है कि आप लोकेशन के हिसाब से 55, 50, 47, 44, 36, 30, तो ये जो है कि हमको विंड स्पीड, बेसिक विंड स्पीड मिल जाए। ठीक है ना। उसके हिसाब से कैसा विंड कैलकुलेट करते हैं, वो पूरा लेंथी प्रोसेस है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोकेशन हमको मिल जाए, ठीक है ना, लोकेशन के हिसाब से विंड स्पीड आ जाता, सिस्मिक जोन मिल जाता। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डिज़ाइन पैरामीटर्स। डिज़ाइन पैरामीटर्स, तो डिज़ाइन पैरामीटर्स में जनरली क्या है, हमको FU है, हमारे स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है ना। तो ये जो है कि 490 जनरली हमारा रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद FY कितना रहता है, 345। ठीक है ना। ये हमारा LX
LY, LZ, ये जो है कि पैरामीटर्स है। ये मैं बताया था आपको LX क्या है, पर्लिन स्पेसिंग, ठीक है ना, या फ्लैंज ब्रेस का स्पेसिंग रहता है, या LY, ठीक है ना, पर्लिन स्पेसिंग एंड फ्लैंज ब्रेस स्पेसिंग। ये जनरली 1.5 मीटर डिजाइन के हिसाब से आता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर LZ क्या है? LZ जो है कि हमारा लेंथ ऑफ द मेंबर है। सपोज ये हमारा कॉलम है, ठीक है ना, ये हमारा राफ्टर है, तो इसका लेंथ कितना है? ये सपोज 15 मीटर है, तो जो है कि LZ हमारा 15 हो गया, ठीक है ना। ये जो है कि हमारा 10 मीटर, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ये KZ क्या है? एज पर द सपोर्ट कंडीशन, कॉलम का सपोर्ट अगर फिक्स है तो उसको 1.2 हम देते हैं, और अगर पिन कंडीशन है तो 1.5 हम कंसिडर, ठीक है। तो अब ये जो है कि डिजाइन होने के बाद में अब हमारे को यूटिलिटी रेशियोज आते हैं बिल्डिंग का, ठीक है ना, कि बिल्डिंग ऑप्टिमाइज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमारा डिजाइन क्या है? डिजाइन एक्चुअली में एक्चुअल बाय अलाउएबल है, मतलब एक्चुअल आपको लोड कितना आ रहा है और अलाउ कितना है, ठीक है ना। उसके रेशियोज को ही जो है कि हम क्या बोलते हैं? डिजाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे रेशियोज कितने हैं? 0.715 है, 0.98 है। तो ये तो सपोज चलो वन से कम रह रहा है हमारा, ठीक है ना, रेशियो जो है 1 से कम रह रहा है, तो ये तो चलो ऑप्टिमाइज दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा रेशियोज 0.7 चलेगा, लेकिन ये देखो 0.47, ये तो ऑप्टिमाइज नहीं है। 0.40 ये ऑप्टिमाइज नहीं, वी कैन गो अप टू 0.999, बट ये वेरी लेस है, तो इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अभी यहाँ पे देखो ये जो है कि 0.91 है, सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमाइज डिजाइन। इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा हम डिजाइन करेंगे, ओके। उसके बाद फिर क्या है? मेन फ्रेम डिजाइन हो गया हमारा। मेन फ्रेम डिजाइन होने के बाद में उसके कनेक्शंस है, ठीक है ना, कनेक्शंस डिजाइन करना। तो कनेक्शन डिजाइन करने के लिए अभी पॉपुलर जो है कि सॉफ्टवेयर है वो आइडिया स्टैटिक है, ठीक है ना। उसमें हम मोस्टली जो है कि बेस प्लेट को डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जो है कि बोल्टेड कनेक्शन के थ्रू हम बेस प्लेट डिजाइन करेंगे। उसके बाद हॉन्च कनेक्शन है, ये हॉन्च कनेक्शन मिलती है, ये लोकेशन को यहाँ पे राफ्टर कॉलम से मिलता है, उसको हॉन्च बोलते हैं लोकेशन। तो हॉन्च कनेक्शन के जरिए डिजाइन। उसके बाद फिर क्या है हमारे को? स्प्लाइस कनेक्शन। स्प्लाइस कनेक्शन कब देते हैं? स्प्लाइस हम जब हमारा ये लेंथ अगर हमारा 12 मीटर से बढ़ गया, अगर 12 मीटर, क्योंकि हमारा जो शिपेबल लेंथ है, शिपेबल लेंथ मतलब हमारा जो लारी होता है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम लेंथ रहता है वो 12 मीटर रहता है। अगर उससे ज़्यादा बड़ा हम दे देंगे 15 मीटर 20 मीटर, तो वो गाड़ी के बाहर आ जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैक्सिमम लेंथ जो हम लोग रखते हैं वो 12 मीटर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 12 मीटर से बढ़ने के बाद हम वहाँ पे कनेक्शन, स्प्लाइस कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है ना। उसको स्प्लाइस कनेक्शन बोलते हैं, बट प्लेट बोलते हैं इसको। ये दो प्लेट जो है कि आपस में दो मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद रिज कनेक्शन है। रिज मैं बोला था आपको, ये जो है कि रिज है हमारा, रिज पॉइंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक कनेक्शन हमारे पास आएगा, इसको जो है कि रिज कनेक्शन बोलते हैं, ठीक। ये तो हमारा डिजाइन हो गया, ठीक है ना, कनेक्शन डिजाइन हो गए। उसके बाद फिर हम जनरली उसको एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है ना। एस्टिमेशन कितना आ रहा है, फाइनल एस्टिमेशन करके हम जो है कि क्लाइंट को दे देते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इरेक्शन प्रोसीजर। ये जो है कि हमको बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इरेक्शन कैसा होता है साइड पे, ठीक है ना। डिजाइनिंग से इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन मालूम होना जरूरी है। तो उसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स। जो साइट पे रहते हैं उनको हम जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं इरेक्शन के लिए, उसमें क्या क्या रहता है? एंकर बोल्ट, शीटिंग प्लान रहते हैं, क्रॉस सेक्शन डिटेल्स रहते हैं, रूफ फ्रेमिंग प्लान रहते हैं, रूफ शीटिंग रहती है, साइड वॉल शीटिंग फ्रेमिंग एंड अदर ड्राइंग्स रहते हैं, बिलो डिटेल्स। ये ड्राइंग्स वो रीड करके
वो लोग जो है कि इरेक्शन कैसा करना है वो प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ इरेक्शन हो गया। प्रिपरेशन ऑफ इरेक्शन में क्या है, प्री इरेक्शन चेक्स हो गया, रिसीविंग मटेरियल्स एट साइट, मटेरियल पूरा आया या नहीं आया वो चेक करना रहता है। फिर अनलोडिंग द कंटेनर, जो भी जो है कि हमारा ट्रांसपोर्ट होके आया उसको अनलोडिंग करना है वहाँ पे साइट। फिर उसके बाद क्या है, इरेक्शन ऑफ द फ्रेमिंग। सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट बे। पहला जो है कि हमारा फ्रेम रह जाता है, पहला बे को फ्रेम को इरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बोल्टेड कनेक्शन यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा आरसीसी पेडिस्टल है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारा बोल्ट है, एंकर बोल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लाके जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, इसको एग्जैक्ट जो है कि वहाँ पे सेट कर दे रहे हैं क्रेन के थ्रू, ठीक है ना। ये हमारा फ्रेम होगा। फ्रेमिंग को जो है कि फर्स्ट फ्रेम करने के बाद सेकंड फ्रेम करते हैं, उसके बाद थर्ड फ्रेम, ऐसा फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें ब्रेसिंग भी देते वॉल्स पे, ठीक है ना। ब्रेसिंग देना बहुत ज़रूरी है, तो जो है कि ब्रेसिंग नहीं दिए तो सुबह आके देखेंगे फ्रेम गिर जाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी जो मिलता फ्रेम को वो ब्रेसिंग के थ्रू मिलता। लेटरली द फ्रेम इज कैपेबल ऑफ यू नो ये डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनली फ्रेम जो है कि रेजिस्ट कर लेता, बट ये डायरेक्शन में वो वीक रहता, तो उसके लिए ब्रेसिंग देते। तो ब्रेसिंग जो है कि ये डायरेक्शन में उसको स्टेबल। ओके, सो प्रोसीजर है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। एंड नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, so PAV structures are easy to design than CSB में conventional stability। so design procedure easy है इसका। हम लोग जनरली STAAD यूज करते हैं PAV के लिए, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फॉर डिजाइन ऑफ PAV structures, and PAV structures are more reliable than CSB, ठीक है ना। PAV structures are more advantageous than CSB obviously, ठीक है ना। अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गया है, ठीक है ना, उसके लिए हम यूज करके बहुत जो है कि एडवांटेजेस है CSB से। ओके, स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्वालिटी कंट्रोल, स्पीड इन कंस्ट्रक्शन एंड सिंप्लिसिटी इन एन इरेक्शन, ठीक है ना। ये एडवांटेजेस है हमारे को CSB। बिल्डिंग कॉस्ट जो है कि हम मटेरियल कितना सेव कर रहे हैं, 15 to 20%, कॉस्ट अप टू 30% वी कैन सेव, क्योंकि इसमें जो है कि कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत कम होता है CSB के मुकाबले में, डिज़ाइन टाइम कम लगता है, तो आप कॉस्ट अप टू 30% वी कैन सेव। ओके, PAV रूफ स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट 15 to 20% लाइटर। इसका जो वेट रहता है 15 to 20% वी कैन reduce from the conventional steel building. Okay, PAV construction is 30 to 40% faster। ये कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जो है कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस 30 to 40% फास्टर है in compared with the conventional steel। Okay, PAV offers low cost, strength, durability, design flexibility, adaptability and recycle। रिसाइकल का मतलब ये है कि अगर हम जो है कि स्ट्रक्चर बना लिए, अगर वो यूज नहीं हो रहा, लास्ट में क्या कर सकते हैं, वो फिर स्टील को रिसाइकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टील इज रिसाइकलेबल, देयरफॉर ए प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग इज प्रेफरेबल टू कन्वेंशनल स्टील। ओके, थैंक यू। सो दिस वाज द brief introduction of PAV। Okay. Hello. Yes, Amos. Done? Yes. Presentation is complete. Okay. I think that is sufficient for now. ठीक है, बाकी अगर क्या बोलते हैं किसी कुछ डाउट रहेगा तो दे कैन बी डिस्कस, ठीक है। और इतना क्योंकि कैसे होता है कि इतना ही रखा जाए जितना उनको समझ में भी आए ना, ज़्यादा कर दिया तो समझ ये yes, सही है, ठीक है। तो एक हम लोग और सेशन रख देंगे जिसमें इसका नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल लेवल पे एक वर्क करा देंगे,
तो वो एक डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट नॉट फॉर नाउ मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, राइट। यस सर। तो इसलिए you can कोई opt- डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हाँ ये परफेक्ट है। स्टॉप से प्रेजेंटिंग कर देंगे तो बेटर रहेगा, देन दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। यस, थैंक यू। सो गाइस इफ यू हैव एनी डाउट लाइक नीलकमल यू वांट टू आस्क समथिंग, जो भी पूछना चाह रहे हैं हैंड रेज ऑन कर Yes, sir. Yes, sir. पूछिए सर से, पूछिए अपना क्वेश्चन। Sir, first of all, my question is that if the wall is taken at the certain height, then after